दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के सैल्यूट मारने का स्टाइल अलग अलग क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि पोकेमॉन की दुनिया का सबसे फेमस कैरेक्टर पिकाचू असल दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है? अच्छा, ये तो पक्का नहीं जानते होंगे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, उसे चावल यानी कि राइस का इस्तेमाल करके बनाया गया था। नहीं जानते ना? इसीलिए तो आता हूं मैं करने आप सभी को फैक्टिफाई ऐसी ही इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन से। तो छोड़कर अपने सभी गैर जरूरी काम अगले कुछ मिनटों के लिए बने रहे मेरे साथ इस कमाल के सफर पर। बिना किसी भी देरी के तुरंत शुरू करते हैं। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी का सैल्यूट, ये है इंडियन नेवी का और ये है एयरफोर्स का। आपने भी गौर किया होगा कि सैल्यूट मारने के ये तीनों स्टाइल एक दूसरे से अलग हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनका छिपा हुआ मतलब। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आर्मी के सैल्यूट स्टाइल की, जिसमें एक जवान का हाथ आगे की तरफ खड़े पर्सनल की तरफ पूरा खुला होता है, जो आईब्रोज के लेवल पर रखा जाता है। दोस्तों, इस सैल्यूट से एक जवान दूसरे आदमी को रिस्पेक्ट तो देता ही है, साथ ही ये भी सिग्नल देता है कि उसके पास कोई छिपा हुआ हथियार नहीं है और ना ही उसकी कोई बुरी इंटेंशन है। वहीं दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी के सैल्यूट पर नजर डालेंगे तो इसमें सैल्यूट की पोजीशन तो आर्मी की तरह ही होती है, बस हाथ सामने की बजाय नीचे ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चूंकि शिप पर काम करने वाले सेलर्स के हाथ हमेशा ऑयल और ग्रीस से भरे रहते हैं, इसीलिए इस स्टाइल के सैल्यूट को नेवी पर्सनल्स इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में है एयरफोर्स का सैल्यूटिंग स्टाइल, जिसमें हाथ ग्राउंड से 45 डिग्रीज पर रखा जाता है और ये सिग्निफाई करता है एक टेक ऑफ करते हुए विमान को। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले एयरफोर्स का सैल्यूटिंग स्टाइल भी आर्मी की तरह ही फ्रंट फेसिंग पाम हुआ करता था और 2006 के बाद ही एयरफोर्स ने अपने इस यूनिक सैल्यूट को अपनाया था। मुझे उम्मीद है कि अब आप सैल्यूट देखकर ही समझ जाएंगे कि कोई जवान आर्मी से है, नेवी से या फिर एयरफोर्स से। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पोकेमॉन जापान से निकली एक ऐसी कार्टून सीरीज है जिसके फैंस आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। असल दुनिया के जीव जंतुओं से इंस्पायर्ड इसमें ऐसे कई फिक्शनल पोकेमॉन कैरेक्टर्स थे जो बच्चों को बहुत पसंद आए और इनमें से सबसे फेमस कैरेक्टर था पिकाचू का। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सचमुच में पिकाचू जैसा दिखने वाला क्यूट सा जानवर एग्जिस्ट करता है? इसे देखिए, यह है गहरे समुद्र में रहने वाला सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा एक सी स्लग, जिसे पिकाचू जैसा दिखने के चलते नाम मिला है पिकाचू न्यूडीब्रांच। हाँ, इसका साइंटिफिक नाम अलग है। मरीन बायोलॉजिस्ट इसे थिकेसिरा पैसिफिका नाम से जानते हैं। और दोस्तों, देखने में ये पिकाचू जैसा ही क्यूट और कलरफुल है। इसकी खूबसूरती के चलते दुनिया भर की एक्वेरियम मार्केट्स में इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन साइटिंग कम होने के चलते ये बेहद महंगा भी है। दोस्तों, समुद्र तल में रहने वाला ये पिकाचू इंडियन ओशन से लेकर मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन तक में पाया गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाकई में कई मायनों में दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल है। नहीं, मैं आपको ये बताकर झूठ नहीं परोसने वाला कि ये स्पेस से दिखती है, बल्कि मैं आपको इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीनी लोगों द्वारा कई सौ सालों में बनाई गई इस 4500 किलोमीटर लंबी दीवार को किससे बनाया गया था? मेरा मतलब है पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था उसमें चावल थे। जी हाँ, वही चावल जिन्हें हम हर रोज खाते हैं। जीजियांग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सदियों से खड़ी चीन की इस दीवार को बनाने में चूने में चावल और पानी मिलाकर उसे मोर्टार की तरह इस्तेमाल में लाया गया। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि ये दुनिया का पहला मोर्टार कंपोजिट मिक्सचर भी हो सकता है। दोस्तों, स्टिकी राइस को बिल्डिंग्स के निर्माण में इस्तेमाल करना चीन की मिंग डायनेस्टी की सबसे बड़ी खोजों में से एक था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मैंने आपको एक पिछले एपिसोड में गोल्डन स्पाइडर सिल्क से बनी दुनिया की इकलौती ड्रेस के बारे में बताया था, और ये भी कि वो कितनी अनूठी है। वैसे भी स्पाइडर सिल्क दुनिया की सबसे नायाब और रेयर मटेरियल्स में से एक है, क्योंकि स्पाइडर्स नेचुरल कंडीशन में ही ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। उनके टेरिटोरियल होने की वजह से बड़े बड़े फार्म्स बनाकर उनसे सिल्क फार्मिंग नहीं करवाई जा सकती। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे वो ये स्पाइडर सिल्क एक खास तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड बकरी के दूध से भी तैयार कर सकते हैं। दिखने में ये बकरी भी किसी आम बकरी जैसी ही दिखती है, बस इसके जीन्स में थोड़ा सा स्पाइडर है और इसके दूध में वो स्पाइडर सिल्क प्रोटीन
जिससे ये कपड़ा तैयार होता है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक की मदद से वैज्ञानिक स्पाइडर सिल्क जैसा ही इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग मटेरियल तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही इसकी वजह से बकरियों के हेल्थ रिस्क्स में कोई बढ़ोतरी भी नहीं देखी गई। दोस्तों, साइंस ने इंसान के लिए क्या क्या मुमकिन बना दिया है, कभी सोचकर देखेंगे तो दिमाग ही चकरा जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने स्टेट हेड्स की ऑफिशियल विजिट्स और कुछ बेहद ही खास वीआईपी गेस्ट के लिए कभी कभी देखा होगा कि ताजमहल या फिर दूसरी ऐसी धरोहरों को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में पेरू की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिचू को सिर्फ एक जापानी टूरिस्ट के लिए खोला गया था, और वो इसलिए क्योंकि जेसी काटायामा नाम का ये जापानी नागरिक मार्च से ही इस साइट के पास के पहाड़ी टाउन एगुआस कैलिएंटिस में फंसा हुआ था। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते ये हेरिटेज साइट मार्च से ही बंद पड़ी थी, लेकिन जैसी इनकास के इन खंडरों को देखे बिना वहां से नहीं जाना चाहता था। इसीलिए चूंकि वो प्रोफेशनल बॉक्सर था, उसने वहां के लोकल बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर दिया। माचू पिचू की साइट देखने के लिए पेरुवियन गवर्नमेंट को की गई उसकी दरख्वास्त और फिर लोकल गवर्नमेंट के पुश के बाद 13 अक्टूबर 2020 को पेरू की मशहूर हेरिटेज साइट एक बार फिर खुली, लेकिन सिर्फ एक जापानी टूरिस्ट के लिए। पेरू से मिले इस नोबल जेस्चर का जेसी ने शुक्रिया अदा किया और 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को पेरू से अपने देश जापान के लिए निकल गया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जापान की पुलिस ने एक 74 साल के ऐसे चोर को पकड़ा है जो निंजा की ड्रेस पहनकर रात के अंधेरे में चोरियां करता था। ये चोर रात के अंधेरे में चुपके से अपना काम करता और मौके से हवा की तरह गायब हो जाता था। अपने करियर में 250 से भी ज्यादा घरों में घुसकर चोरी कर चुके इस शख्स पर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वर्थ की चोरी का आरोप है। ओसाका शहर के ऑफिशियल्स का कहना था कि वो पिछले 8 साल से एक ऐसे चोर की तलाश में थे जो बिल्डिंग्स में चोरियां करता था, लेकिन काला मास्क पहने होने की वजह से कभी पुलिस की पहचान में नहीं आता था। ये निंजा थीफ पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब उन्होंने इसे एक खंडर सी इमारत में घुसते और फिर कपड़े बदलकर निकलते हुए नोटिस किया। जब ये खबर मीडिया में आई तो हर कोई इस निंजा थीफ की उम्र जानकर अचंभे में था। पकड़े जाने के बाद उसने खुद भी कबूल किया कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो ये काम और नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको कभी न कभी कोई ऐसा गुरु, ज्योतिषी या फिर बाबा जरूर मिला होगा जिसने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा कि मानो आपके दिल की बात जान गया हो, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे 10 में से 9 लोग आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, बल्कि वो आपकी साइकोलॉजी से ऐसे खेलते हैं कि आपको लगता है कि आप ही के लिए कह रहे हो। जैसे किसी का आपको कहना कि आपके बचपन में पानी से रिलेटेड कोई हादसा हुआ था, या फिर ये कि आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार से आपकी अनबन चल रही है। दोस्तों, ये कुछ वेग स्टेटमेंट्स की ऐसी एग्जांपल्स हैं जो वैसे तो नॉर्मली सभी पे ही अप्लाई होती हैं, लेकिन ढोंगी बाबा इनका इस्तेमाल करके भोले वाले लोगों का बेवकूफ बना लेते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में इसे बार्नम इफेक्ट या फिर फॉरेर इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए अपना दिमाग खुला और ऐसे बाबाओं से अपनी जेबें बचाकर रखें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब कोई अफ्रीका कहता है तो आपके जहन में डार्क स्किन्ड लोगों के अलावा बेहद सूखी जमीन ही आती होगी। क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो पर आपको दुनिया में मौजूद हर तरह का इकोलॉजिकल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसमें रेन फॉरेस्ट से लेकर रेगिस्तान और कल्टीवेटेड लैंड से लेकर दलदल और आर्कटिक समिट तक शामिल है। यही नहीं, अपनी इसी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से माउंट किलिमंजारो दुनिया का एक अनूठा पहाड़ है जिसे 5 अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांट रखा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जो जॉब छोड़ने के भी पैसे देती हो? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अमेज़न ने 2014 में पे टू क्विट नाम से एक प्रोग्राम बनाया था जिसका मकसद अनमोटिवेटेड वेयरहाउस एम्प्लॉइज को छांटना था। इसके तहत अगर कोई वर्कर अपना रेजिग्नेशन देता तो उसे 2000 से 5000 यूएस डॉलर्स वजीफे के रूप में मिलते, यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए के बीच। और ये पैसे कितने मिलते, ये डिपेंड करता उस बात पर कि वो कंपनी में कब से काम कर रहा था। कंपनी की ये भी शर्त थी कि जॉब छोड़ने वाले लोग अमेज़न के लिए फिर कभी काम नहीं कर सकते। फिर भी दोस्तों 10% स्टाफर्स ने वजीफा लेकर कंपनी को छोड़ दिया। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज और अपने कस्टमर्स के साथ क्या क्या तिकड़म खेलती हैं, हम और आप कभी कभार ही समझ पाते हैं। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अगमदीप सिंह ने। अगम अपने फैक्ट में लिखते हैं कि टाइम मैगजीन ने 2006 में दुनिया के हर इंसान को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। जी हाँ दोस्तों, अगम का कहना बिल्कुल सही है। आप भी शायद ये जानते होंगे कि टाइम दुनिया की एक सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित मैगजीन है।
हर साल ये मैगजीन दुनिया में सबसे ज्यादा 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट निकालती है और एक पर्सन ऑफ द ईयर भी चुनती है। दोस्तों 2006 में टाइम मैगजीन ने अपने दिसंबर इशू में एक कंप्यूटर की तस्वीर पर यूं लिखा था, एज अ पर्सन ऑफ द ईयर। दरअसल वो हर उस पाठक, दर्शक और ऑनलाइन यूजर का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिनके कंट्रीब्यूशन से विकिपीडिया, यूट्यूब, माईस्पेस और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर जनरेटेड कंटेंट सबके लिए अवेलेबल हो पाया। वैसे दोस्तों टाइम जैसी बड़ी मैगजीन्स पहले भी ऐसे इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स चला चुकी हैं। 1982 में उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर टाइटल से नवाजा था। खैर इसी के साथ अब यही खत्म होता है आज का ये फैक्टिफाइंग एपिसोड। और आज अगर आपने इससे कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपने योर ओन फैक्ट के अलावा कोई शिकायत या फिर सुझाव हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना। मिलेंगे अब अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।